सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मकबूजा कश्मीर, मकबूजा वादी से मारूफ हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की एक आखिरी सदा उभरी है। आखिरी इसलिए कि प्रोबेबिलिटीज़ पे बात कर रहा हूँ मैं। अल्लाह ना करे कि ये आवाज़ कभी मादूम हो, कभी मफकूद हो, लेकिन कवाकिब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो आसार कुछ अच्छे नहीं। नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री ने, उसकी काबीना ने, उसकी हुकूमत ने एक अजीब मखमसे से कश्मीरियों को दो चार कर दिया है। और उसी पस मंज़र में सैयद अली गिलानी ने आलम इस्लाम को एक सदा दी है। उन्होंने अंदेशे का इजहार किया है कि मकबूजा वादी शायद लहू में गरकाब कर दी जाए। उन्होंने बताया कि भारत कश्मीर की तारीख की सबसे बड़ी खूंरेजी की मंसूबाबंदी कर रहा है। साथ साथ उन्होंने आलम इस्लाम से एक सवाल पूछा है। अगर आप सच पूछें तो इस सवाल का अहाता करने के लिए समंदरों का पानी ख़त्म हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, अल्फाज जिसका अहाता नहीं कर सकते। और ये इतना बेमानी सवाल एट द वेरी सेम टाइम है कि जिसके जवाब के लिए इस वक्त आलम इस्लाम में मुझ समेत शायद किसी के पास भी वक्त नहीं है। उन्होंने पूछा है कि अगर हम ना रहे तो अपने रब के पास क्या मुंह लेकर के जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे अपने रब को। सैयद अली गिलानी जैसा कैरेक्टर, उस पर किताबें लिखी जाएं, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाएं, उसकी जद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 100 जतन कर लिए जाएं, लेकिन इसकी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियलिटी अपनी जगह मुसल्लम है। यह एक ऐसा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर है जिसने अपने सब्र, अपनी इस्तिकामत, अपनी अजीमत के जरिए हर दौर में हिंदुस्तान को नाकों चने चबवाएं। आप सैयद अली गिलानी की जद्दोजहद से इख्तलाफ जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप उनके कैरेक्टर पर कोई उंगली नहीं उठा सकते। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त आलम इस्लाम में सैयद अली गिलानी के पोस्चर जैसा कोई एक रहनुमा हमारे पास मां सिवाय शायद तैयब अरदगान के और कोई नहीं है। वो भी नहीं जिनको इस वक्त इस दौर का टीपू सुल्तान और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी साबित करने की कोशिशें, नाकाम कोशिशें पेड टेलीविजन चैनल्स और पेड एंकर्स की जानिब से की जा रही हैं, वो भी नहीं। ताहम मैं अपनी तमाम तर कम इल्मी के बावजूद आज मजबूर पाता हूं अपने आप को सैयद अली गिलानी साहब की कुछ गलत फहमियों को रफा करने के लिए। सैयद साहब, मैं पैदा भी ना हुआ था कि जब आप उस वक्त से आप इंडिया के खिलाफ, इंडिया की जबर और इस्तबदाद के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। हुजूर, आप सही मानों में, मैं शायद आपकी इस्तिकामत का उस दर्जे का अंदाज़ा भी नहीं कर सकता जिस पर परवरदिगार ने आपको फायज़ किया है। लेकिन हुजूर, मैं उस सरजमीन पर हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से जहाँ हर रोज़ तकबीर की सदा बग़ैर किसी खौफ हमारे कानों में उतरती है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे प्लेट में रख करके पाकिस्तान की नेमत से, दौलत से नवाजा है। ये माहौल मेरा है, ये मुल्क मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये हुकूमत मेरी है, इसलिए मैं इन्हें आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। आपकी आवाज़ अनफॉर्चुनेटली सदा बसेरा साबित होगी हुजूर। और ये कहने के लिए मेरे पास बाकायदा सबूत शवाहिद मौजूद हैं। नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, आज कोई एक ऐसा नहीं कि जो इस फलसफे पर यकीन रखता हो। हम शुरू करते हैं ओआईसी से। ओआईसी हमेशा की तरह इस बार भी ओआईसी ख्वाब गफलत में, हालत नज़म है। अक़वाम मुत्तहिदा को अमरीकी अताअत से फुर्सत नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का हुक्म नहीं हुआ, इसलिए आप उस तरफ भी नहीं जा सकते। रह गया सऊदी अरब। सऊदी अरब को अपनी रोशन ख्याली को सबूत देने के लिए अमरीकी आकाओं को बड़े मामलात हैं वहाँ, आपकी आवाज़ वहाँ तक भी नहीं पहुँचेगी।
दूसरी तरफ हम जाते हैं ईरान। ईरान को अभी इराक के बाद शाम को फतह करना बाकी है। उनको ये लगता है कि वो ये कर पाएंगे। सो आप उस तरफ से भी खातिर जमा रखिए। अब आते हैं हम एटमी रियासत पाकिस्तान की जानिब। पाकिस्तान तब्दीली के आफ्टर शॉक से गुजर रहा है। पाकिस्तान में हमने अपनी आंखों में जो सपने सजाए थे, उनकी किरचियों ने हमें इस कदर बेचैन कर दिया है कि अब हम आपके लिए नीर नहीं बहा सकते। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, इस वक्त हमारी अपनी जो हालत है, हम अगर किसी दूसरे को निशाने मंजिल देने जाएं तो उसे भी यकीनन डुबा ही देंगे। रहा सवाल आपका सैयद साहब के अल्लाह को हम क्या मुंह दिखाएंगे, आप यकीन जानिए अल्लाह ताला को ऐसे मुंह देखने की कोई हाजत नहीं। अल्लाह ताला को ऐसी कौमों की कोई जरूरत नहीं जो उसके बताए हुए रास्ते से सरीहन रोज बरोज इनहराफ करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के माज़अल्लाह वजूद पर सवालिया निशान लगाने की अपने तौर पर जाहिलाना, गुस्ताखाना और काफिराना कोशिश करे। यह ठीक है कि कलमा तैयबा के सहारे हमारा और हमारे मुल्क का वजूद आज बरकरार है, लेकिन कब तक? अल्लाह रब्बुल इज्जत हर उस लम्हे से, इम्तिहान की हर उस घड़ी से हमें हमारे मुल्क को महफूज रखे जो कभी यहां आनी है, लेकिन यकीन रखिएगा कि वो आकर ही रहेगी। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, उसकी मशीयत ने अंबिया के लिए, पैगंबरों के लिए, औलिया अल्लाह के लिए कभी अपने उसूलों को, अपने प्रिंसिपल्स को नहीं बदला। मेरा बस चले तो मैं अभी इस वक्त आपके लिए पता नहीं क्या से क्या कर दूं, लेकिन वजीर खारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, मैं उतना एक्सपोजर रखता नहीं हूं। मुस्लिम उम्मा में शायद ही कोई इस वक्त हो कि जो आपके दर्द का मदावा कर सके। ताहम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है परवरदिगार आलम प्रेफरेबली इस सरजमीन पाकिस्तान से या फिर जो उसकी मशीयत हो, इस कुर्रे अर्ज़ के किसी एक जगह से वो एक ऐसा मसीहा, एक ऐसा अवतार मेरे कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए, आपकी दिलजोई के लिए उतारे कि जिसके बाद हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी को न सिर्फ एक तसल्ली बख्श जवाब मिले, बल्कि आपके जख्मों का मदावा भी किसी हद तक किया जा सके। कश्मीर के बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान की। बिलावल भुट्टो साहब, पहले तो उन्होंने इस्तीफा ले लिया अपने चहीते सेनेटर्स से, उसके बाद कह रहे हैं कि अब मैं अपने सेनेटर्स को किसी बात पर, किसी एक नाम निहाद नज़रिए पर, एक फलानी चीज़ पर कुर्बान नहीं कर सकता। साथ साथ उन्होंने चैलेंज दिया है कि सिंध हुकूमत गिराकर बताएं, हम वापस आएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ढोल का पोल खोल दिया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ टाइम पास कर रही है। दर हकीकत वो सिर्फ एक गिवन एजेंडा पे काम कर रहे थे, जिसके बाद अपोजिशन की सफ़ों में भी खासा इंतशार पाया जाता है। इस दौरान जमहूरियत ने कुछ नए शगुफ़े खिलाए हैं। सिंध में कुछ नए वज़रा हम पर मुसल्लत किए गए हैं, 4 नए वज़रा हैं, और अब ये गुमान किया जा सकता है कि शायद जो काम अब बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके हम जमात न कर सके, शायद ये 4 चैंपियन वो काम कर लेंगे, और वो है अवाम की अश्कशोई का। नासिर हुसैन शाह साहब एक मरतबा फिर अपनी विकेट बचाने में कामयाब हो चुके हैं। पता नहीं कौन सी गीदड़ सिंगी उनके पास है, कौन सा टैलेंट उनमें है कि जो इस मरतबा भी वो वज़रा की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाने में कामयाब हुए। साथ ही साथ एक पुराना खिलाड़ी सुहेल अनवर सियाल साहब, उनको भी एक बार फिर काबीना में एंट्री नसीब हुई है। इधर बिलावल साहब सेनेट में शिकस्त के सदमों से दो चार हैं और यहाँ सहाफ़ी टाइम पास से बाज नहीं आ रहे। उनको बिलावल की शादी की पड़ी है। रहे बिलावल तो वो पता नहीं किस खाम ख्याली का शिकार है। फरमाते हैं सदर जरदारी जेल में है, सदर जरदारी जब जेल से आएंगे तो सोचूंगा अवाम पाकिस्तान अंगुश्त बदंदा हैं कि ये कौन से मुल्क है जिसका सदर आसिफ अली जरदारी जैसी हस्ती है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त बिहाइंड बार्स हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैनशिप, को चेयरमैनशिप या वॉट एवरशिप इस वक्त उनके कांधों पर तो ज़रूर है, ताहम सदर पाकिस्तान वो हरगिज़ नहीं। बिलावल किस लिए उन्हें सदर कहकर अपनी किस आरजू की तसल्ली कर रहे हैं, तशफ़ी कर रहे हैं। साथ ही साथ कोशिश करेंगे जानने की कि तहरीक इंसाफ 1990 के अवाइल की सियासत का एक मरतबा फिर रिवाइवल करने की नाकाम कोशिश कर रही है। उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन ने जो अपने लोगों से झाड़ू लगवा कर कराची को साफ किया था, कराची वालों को यह एहसास दिलाया था कि तुम्हारा कोई है। आज एक बार फिर अली जैदी खुदा न खास्ता तू अल्ताफ़ हुसैन बनने की नाकाम अदाकारी कर रहे हैं, और ये अदाकारी खुद उन्हीं के गले पड़ गई है। उन्हीं के अपने जलसे में उनके लोगों ने उन्हें खाक चटाई है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब लालचंद साहब, ताल्लुक़ पार्टी से थे। शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सबसे पहले जिक्र खैर चला था बिलावल जरदारी साहब का, तो मैं लालचंद साहब से शुरुआत करना चाहूँगा। लालचंद साहब, हुजूर वाला सर, ये सिंध पर एक मरतबा फिर जो एहसान फरमाया गया है, एक मरतबा फिर काबीना में तौसी हुई है, हुजूर कोई ऐसी जस्टिफिकेशन लॉजिक कोई अगर आप दे सकें कि जो इंसान को तशफ़ी आमेज़ जवाब भी मिले और हंसी भी ना आए। मेहरबानी नूर आलफिन, जो आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। एक्चुअली ये तो कैबिनेट का एक जो 2 मिनिस्टर बाकी रिज़ाइन दे चुके थे और 2 की वैकेंसीज खाली थी, तो ये कैबिनेट में जो इजाफा मेरे ख्याल में तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब कैबिनेट पूरी करनी होती है तो वो किसी वक्त कोई भी एक ऐसा टाइम आ जाता है तो वज़ारत हलफ उठा लेते हैं। तो इसलिए कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने समझा कि अब तो हम जो 4 वज़ीर खाली हैं, जो 18 मिनिस्टर बनाने हैं, तो इस हवाले से आज 4 वज़ीर ने हलफ उठाया और 2 मुशीर भी बने, एडवाइज़र भी बने हैं। मेरे ख्याल में इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये तो हज़ब रवायत के हिसाब से ही होता है। अगर कोई मिनिस्टर से रिज़ाइन दे देता है या कोई सीट खाली हो जाती है तो उसको फिल करने के लिए मेरे ख्याल में हर दौर में ऐसा होता है। बाकी कोई ऐसी ख़ास बात तो नहीं है कि ख़ास ऐसा पैगाम है कि इनको ख़ास मुनसब के हिसाब से को लाया जाए, ऐसी कोई मेरे ख्याल बात नहीं है। पहले भी आपको पता है कि 16 वज़ीर थे और 18 अमेंडमेंट के बाद आपको पता है कि 18 वज़ीर उठाने हैं, तो 14 थे तो अब 4 उठाए हैं। इस हवाले से मेरे ख्याल में यही बात है, इसमें कोई कबाहत नहीं, दुरुस्त है, खास ऐसा नहीं है। दुरुस्त है। शौकत बसरा साहब, हुजूर वाला कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का करम नूर आरिफीन। कश्मीर का जो मामला है उस पर इस वक्त पूरी कौम परेशान सर है। बस यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं थोड़ा सा सवाल पूछने की इजाज़त आपसे चाहूँगा। मेरे सवाल पूछने के बाद अगर आप मुझे जवाब देना शुरू करें तो मैं आपका मशकूर व ममनून हूँगा। हुजूर वाला, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछने की गुस्ताखी करना चाहूँगा, ये हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इनको कश्फ करामत भी आने लगी है। कल मैंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था, इन्होंने ये बताया था कि इन्हें अंदेशा था कि इंडिया कोई शरारत करने वाला है। उसके बावजूद इन्होंने आलमी बरादरी की हाजत बरावी के लिए उस कमबख्त से भारत सरकार के किसी चमचे की, किसी अनमोल रतन की मुलाकात की एक कोशिश, एक सही नाकाम ज़रूर फरमाई, जिसको नरेंद्र मोदी नामी दरिंदे ने लिफ्ट नहीं कराई। मैं बात कर रहा हूँ उस मनहूस की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कुलभूषण की। तो सर, ये अगर रिश्तेदारियाँ ही पूरी करनी है तो फिर कश्मीरियों का दर्द निकाल दें, और अगर कश्मीर की तरफ कुछ करना है तो फिर मेरा ख्याल है बात अमल की जानिब ज़्यादा बेहतर रहेगी। नूर आरिफीन, पहले तो दुआ है कि हमारे कश्मीरी बहन भाई अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला अपना रहम करे, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। इस वक्त परेशानी की घड़ी है और बिल्कुल आप सही ये तो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो दहशतगर्द दरिंदा है जिसके मुंह को पाकिस्तानियों का और मुसलमानों का खून लगा हुआ है, वहाँ वो लोग उनकी इस दहशतगर्दी से तंग हैं और अपना हक़ लेना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब दिए के बुझने का वक्त आता है तो वो टिमटमाता है आखिर पे जाके। इंशाअल्लाह आज़ादी मुकद्दर है कश्मीरियों का, इसमें कतई दो राय नहीं है। लेकिन आपने जो बात कही शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, देखें मैं आपको गुजारिश करूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो दौरा हुआ है अमेरिका का, इतनी बड़ी कामयाबियाँ मिली
कि वो कश्मीर जिसको वो कहते थे कि ये हमारा यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो दरअंदाजी करवाता है, वहाँ पर वो हमारा इलाका है, वहाँ पर ख़ुद वहाँ के ट्रंप ने कह दिया कि मुझे मोदी सरकार ने कहा है कि आप सालस का रोल प्ले करें। और उसके ऊपर हम तो हमेशा डायलॉग की बात करते हैं, इंडिया के साथ, तमाम पड़ोसियों के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि जंग मसले का हल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो इतनी बड़ी कामयाबी मिली तो ये जो दहशत गर्द है मोदी, इसका एजेंडा आप देख लीजिए कि जब से ये सियासत में आया है, इनका तो एजेंडा ही ये रहा है कि पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर सियासत करते हैं, मुसलमानों की दुश्मनी की बुनियाद पर। सर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, और जब थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, प्रोग्राम का दौरानिया भी मुतकाजी है इस बात का कि मैं इंटरवीन करूं। हुजूर, नरेंद्र मोदी को आप जितना तबर्रा करेंगे मेरा ख्याल है कि वो उस कम वक्त के लिए कम ही होगा। मैं फिर भी ये जानने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि अगर वो इतना ही बुरा है तो फिर इमरान खान साहब उसको मिस कॉल क्यों मारते रहे? उसने लिफ्ट नहीं दी, हम लोगों की सबकी सुबकी हुई, क्योंकि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तहरीक इंसाफ के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने से पहले ही उसके हक़ में खुशामदाना एक आजिलाना किस्म का बयान दागने की क्या ज़रूरत थी कि जब वो आएगा, इसी तरह का मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ कि जब वो आएगा तो कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो गैप्स हैं, उन गैप वो जो खला है, वो जो खलीज है, उसको पाटने में किसी भी हवाले से हमें मदद मिलेगी। अब ज़रा फरमाइए हुजूर। नूर आरिफीन, आपके दो सवाल हैं, मैं पहला फ़िक्रा मुकम्मल करके इन दोनों सवालों की तरफ आ जाता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो जो कामयाबी मिली, पाकिस्तान को कामयाबी मिली और इमरान खान साहब के दौरे की वजह से मिली, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि भारत जो है वो एक दरिंदे की शक्ल रूप इख्तियार करके उसने वहाँ पर दहशत गर्दी करवा रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इनका ईंट का जवाब पत्थर से देगा, बिल्कुल कोई खामोशी नहीं। आप क्लस्टर बम को देख लें जो उन्होंने गिराया है पाकिस्तान के, और वहाँ पे जो लोग शहीद हुए हैं। सो ये बात आप जहन में रखें कि पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करेगा, लेकिन अगर वो इस तरह की बेहुदा हरकत जो उन्होंने पुलवामा में की थी, उनके रात के अंधेरे में की, लेकिन हमने फिर जवाब दिया। मैं अपनी पाक फ़ौज को यहाँ पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तानी कौम ने कहा, हमारी फ़ौज ने ललकारा उनको कि अब इसका बदला हम दिन के उजाले में लेंगे। हमने उनका जहाज़ गिराया वाला। अगर आप मेरे सवाल की तरफ आएँ तो ज़्यादा उस वक्त आसानी होगी समझने में। मैं सवाल की तरफ आ रहा हूँ, सवाल की तरफ देखें। उस वक्त जब हमने हिसाब चुकता कर दिया तो प्राइम मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ ये था, आप कह रहे हैं मिस कॉल क्यों करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अमेरिका में जाके भी ये कहा कि मैं तो ख़ुद उनसे हम पाकिस्तान मुज़ाकरात करना चाहता है, हम टेबल पे आना चाहते हैं, क्योंकि जंग मसले का हल नहीं है। तो हमारा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है, लेकिन इसको ये हमारी कमज़ोरी ना समझें। और दूसरा आपने सवाल किया कि उनको ये क्यों कहा गया कि अगर वो जीत जाए तो मसला कश्मीर में आसानी होगी, उसकी वजह क्या थी? देखिए, मैं ये जो भारतीय जनता पार्टी है जिसके इस वक्त मोदी सरकार जो है वो आई हुई है, उसका उनका वज़ीर आज़म है, इनका एजेंडा पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी पर है। कांग्रेस जो है वो थोड़ी सी मॉडरेट जमात है। अगर कांग्रेस जीत जाती, जो मौक़िफ़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का था, तो ये जो मोदी सरकार है, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो हमेशा पाकिस्तान, फिर मैं कह रहा हूँ मुसलमान दुश्मनी पे अपनी सियासत करते हैं, पाकिस्तान दुश्मनी पे अपनी सियासत करते हैं, तो वो ऑकवर्ड पोजीशन बना देते कांग्रेस की। तो कहने का उनका मकसद ये था कि अगर ये सरकार जीत गई तो चले कम से कम ये आसानी होगी कि वो जीत जाएंगे, फिर वो रुकावट पैदा नहीं करेंगे कि जो मौक़िफ़ पाकिस्तान का हमेशा से रहा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी करारदादें पड़ी हैं कि आए, जो थोड़ा सा तवक्कुफ़ फरमाइएगा। चौधरी जाफर इकबाल साहब के पास से जाऊं, नून लीग का वर्जन लेता चलूं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हुजूर, वो एक आखिरी सदा, मुमकिन तौर पर अल्लाह ना करे वैसे कि आखिरी सदा, वो जो एक सदा सैयद अली गिलानी जैसे बुजुर्ग की, उस एक हुर्रियत रहनुमा की जिसने जद्दोजहद करते करते उम्र का एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया। आपके ख्याल में आलम इस्लाम में इस वक्त कोई एक ऐसा शख्स, कोई एक ऐसा मसीहा, कोई एक ऐसा जय्यद एक लीडर मौजूद है कि जो इस कॉल को एड्रेस करने की जुर्रत रखता हो? क्या वो जिन्हें इस दौर में टीपू सुल्तान और सलाउद्दीन अयूबी से तशबीह दी जा रही है, वो हैं, तैयब अरदगान हैं, या फिर कोई और है कि जिस तक हमारी निगाह नहीं पहुंच पा रही? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी लंबी और बड़ी संजीदा गुफ्तगू है, लेकिन शौकत बसरा साहब उससे अमेरिका के दौरे की कामयाबी करार देते हुए, और बहुत सारी कामयाबियां मिली, अब हमें कुछ चंद बरस लगेंगे समेटते हुए, और उस कामयाबी में ये भूल गए हैं कि इंडिया ने इनकार कर दिया अमेरिका को कि हम
आपसे कश्मीर के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम आपस में पाकिस्तान और इंडिया जाने और हमारा मसला जाने, ये पता नहीं किस गलतफहमी में है। दूसरा एक लफ्ज बहुत कहा जाता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं। मुझे तारीख अक़वाम आलम में से बता दें कि किसी कौम, किसी सरजमीन, किसी मुआशरे में लोगों ने बहस करके कुछ हासिल किया हो, कोई इखलाकियात पेश करके, कोई किसी को समझा भुला के और कायल करके और कोई जमीन का हिस्सा ले लिया हो। जो भी दुनिया के अंदर ताकतवर होता है, और आप के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मुझे जरा 1 मिनट के लिए आप नून लीग का मौक़िफ़ छोड़ के एक मुसलमान और पाकिस्तानी, जो कि शायद नहीं, यकीनन बहुत बड़ी बात है नून लीग का वर्कर होने से, उस हैसियत में बात करने की अगर इजाज़त दें तो जिहाद अफगानिस्तान के अंदर लाखों लोग शहीद हुए, और शौकत बसरा साहब उस वक्त जिस पार्टी में थे वो मुखालफत थी जिहाद अफगानिस्तान की, पीपल्स पार्टी करती रही कि ज़रूरत नहीं है। आज भी जितने सो कॉल मॉडरेट या जो साहिब इल्म या जो ज़रा तरक्की पसंद लोग हैं या जो पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, पता नहीं किन मायनों में, वो भी कहते हैं ये जिहादी तंजीमें और ये सारा ये वैसे ही है। तो भला बताइए कि कौन सा ऐसा आपके पास पुलिया है कि जिहाद के बगैर आप कश्मीर हासिल कर सकेंगे। अभी बहुत लंबी चौड़ी दुआ दी शौकत बसरा साहब ने। बसरा साहब, पाकिस्तानी कौम की दुआएं कबूल होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ बेहतर हो जाता। कश्मीरियों को हमारी दुआओं की शायद ज़रूरत नहीं है, उन्हें अमली मदद की। और मुझे ये कहते हुए पूरा जहान सुन रहा है कि बतौर रियासत हम परवेज मुशर्रफ साहब के वक्त में इस बात से पीछे हट गए थे कि जिहाद कश्मीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज आप यूं ही कहते फिरें, DGISPR बयान दे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई और जर्नैल ये बयान दे, कोई सियासतदान ये बयान दे, और दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ साहब से लेकर और अभी हाफिज सईद साहब की गिरफ्तारी तक आप बता दें कि कोई मुजाहिद जो राह अल्लाह में जो फी सबीलिल्लाह लड़ने के लिए, जाने देने के लिए जो तैयार थे, जो अफगानिस्तान के अंदर लड़ते रहे, जो कश्मीर के अंदर लड़ते रहे, आपने पकड़ के अमेरिका के हवाले किए, आपने उनके ठिकाने तबाह किए। पाकिस्तान के अंदर जहां जहां थे उनके खिलाफ आपने कौन कौन सी कार्रवाई नहीं की, और अभी रहती कसर आपने हाफिज सईद साहब को गिरफ्तार करके, जिनको जिहाद कश्मीर का पुश्तबान कहा जाता है, और शेख रशीद साहब और जनाब हमारे वजीर दाखिला शहरियार अफरीदी साहब, वो बड़े जोरों शोर से कह रहे थे कोई हाथ लगा के दिखाए। आप अपने मुल्क के अंदर जिहाद करने वालों को, कश्मीर की आज़ादी की बात करने वालों को कुचल रहे हैं, और साथ आप दुआएं कर रहे हैं। ऐसे दुआएं रब्बे काबा नहीं सुनता, वो उस वक्त दुआएं सुनता है जब आपके पास जो भी इस्तात है, जो कुव्वत है, आपके पास बंदूक है, तलवार है, नेजा है, घोड़ा है, टैंक है। आप तो माशाल्लाह एटमी कुव्वत है, और आप कह के आए कि इंडिया अगर दस्तबरदार हो एटमी कुव्वत से तो हम भी हो जाएंगे। आपका कुरान आपको कहता है, आपका दीन कहता है कि दुश्मन के मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा कुव्वत हासिल करो, इस्तेदाद हासिल करो, और फिर आगे ये हुक्मन है, ये हुक्मन, ये कोई मशवरा नहीं है। इनफिरू खिफाफम व सिकालम व जाहिदू फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, अल्लाह की राह में निकलो, ख्वाह हल्के हो या बोझल, और अपनी जान और माल से जिहाद करो। ये तब जाके होगा। ये ऐसे प्रोग्राम में, कोई सेमिनार में, कहीं वाक करके और कहीं कोई अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाजा खटका के ऐसे नहीं कश्मीर मिलने वाला। हाँ, पूरे कौम के जो नुमाइंदे हैं उनको इकट्ठा कीजिए, मुश्तरका इजलास बुलाइए, बुला के एक पॉलिसी बनाइए और पैगाम दीजिए हिंदुस्तान को कि अगर हमारे मुसलमान भाइयों पे मुजालिम हुए तो हम उनकी मदद के लिए, नुसरत के लिए हाजिर हैं। और मूव कीजिए जरा कश्मीर बॉर्डर की तरफ। पूरे पाकिस्तान से आप सुबह शाम ये तो पैगाम देते हैं कि महाज पे लड़ने वाले, हम सब महाज पे लड़ने वाले हैं। हम अपने फौजी भाइयों के, फौजी राइट सर, थोड़े से तवक्कुफ की इस्तदा करते हुए यहाँ प्रोग्राम में एक छोटे से कब को शामिल करूंगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मौजूआत हैं इनका आता करना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है शौकत द ग्रेट बसरा साहब। हुजूर ये बताइएगा, जनरल नॉलेज का एक सवाल मेरे जहन में आया है, 1990 में अल्ताफ़ हुसैन ने जो सियासत की थी
उसका एक मर्तबा फिर मुजाहरा अली जैदी साहब को करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, वो भी 200 झाड़ू लेकर? आपके ख्याल में अगर इन 200 झाड़ुओं से कराची के भंगी और कराची का कचरा काबू आने वाला था तो आपने ये काम, ये शुभ कार्य पहले क्यों नहीं किया? नूरुल आरिफीन, इस सवाल का जवाब देने से पहले कश्मीर के हवाले से मैं दोबारा बात करना चाहूंगा। सर मैं थोड़ा सा आपसे मैं इख्तिलाफ करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत कम टाइम रह गया हुजूर, मुझे बहुत सारे मौजूद का अहाता करना है। अगर आप लोग अपनी अपनी गाड़ी ड्राइव करेंगे तो फिर ये कोलिजन की तरफ जाएंगे हम। प्लीज मेरे साथ ताउन कीजिए हुजूर, अब हम आगे आ चुके हैं, थोड़ा सा प्लीज। एक फिक्रा कह के आगे चला जाऊंगा कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। हमें नेशनल इश्यूज के ऊपर एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय, और ख़ास तौर पे वो पार्टियां जो 40 साल इक़्तिदार में रहीं, वो अगर 1 साल वाली पार्टी को ये कहें कि आपने क्या किया, तो मेरा ख्याल में मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। आप अपनी सियासत को, अपने दूसरे मामलों को अलग करके हमें नेशनल इश्यूज़ पे एक जगह पे इकट्ठे होना है। दूसरी बात आपने बात कही, देखिए नूरुल आरिफीन, मैं समझता हूँ कि माजी में जो हुकूमतें रहीं सिंध के अंदर, चूँकि पर्टिकुलर आपने सवाल किया है, वो या तो आमरीत रही या MQM और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी को यहाँ से चूँकि मैंडेट नहीं मिलता था और उन्होंने वहाँ पर अपने तमाम जो फंड्स थे, जो डेवलपमेंट थी, वह हालांकि सिंध का तो सारे का बुरा हाल है, वहाँ पे उन्होंने कराची में बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन MQM ने भी, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन का उस वक्त साया था, उसने भी वो काम ना किया, उसने भी वो तमाम फंड्स खुर्द-बुर्द किए, बल्कि मैं समझता हूँ कराची पे नहीं लगाए गए। अब अगर तहरीक इंसाफ को पहली दफा मौका मिला, वो भी MQM तो मेरा ख्याल है ये वो MQM तो नहीं होगी जो इस वक्त है, जिससे आपकी जमात ने इत्तेहाद किया है, क्योंकि ये तो नफीस लोग हैं, इनके ऊपर तो मजमून लिख चुके हैं आपके वजीर आजम साहब। मैं कहता हूँ नूरुल आरिफीन, मेरी गुजारिश सुन ले, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने MQM से इत्तेहाद किया। अगर आज वही अल्ताफ़ हुसैन से इन्होंने खुद बगावत का आलम बुलंद करके पाकिस्तान MQM के नाम से सियासत कर रहे हैं, उनको छोड़ दिया, और वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा, खुद कहा कि वो दहशतगर्द था, उसने पाकिस्तान के बल्कि कराची के अमन का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान के खिलाफ उसकी साजिश इन खुद ने बयान की। इसको हम कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर माजी में कुछ नहीं हुआ तो आज मैं यहाँ पर जैदी साहब को और पूरी तहरीक इंसाफ की टीम को मैं शाबाश देना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारी सूबे में हुकूमत नहीं है, हमारी तो मरकज़ में हुकूमत है। ये सफाई वाला मामला हो, तालीम हो, सेहत हो, रोड्स हो, ये सूबाई चैप्टर है। सफाई सर सेनेट में जेब देती है आप लोगों को, थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा। सेनेट में जो सफाई की थी आपने वो सही थी, जरा थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा। चौरंगी घूम करके भी जवाब पूरा नहीं मिल पाया, जरा सा थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा। अगर इतना अच्छा काम किया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया है, जी जी और कराची की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल अप्रिशिएट करना बिल्कुल ठीक है। अच्छा लालचंद साहब, हुजूर ये जो सफाई अभी सेनेट में हुई है, जिसको आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दे रहे हैं, सर हॉर्सेस की ट्रेडिंग तो आप लोगों ने उस वक्त भी की थी कि जिस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब वो जंबील लेकर के चले गए थे, और उसके बाद फिर एक चांद सा चेहरा बरामद हुआ पाकिस्तानी सियासत के उफक पर, जिसको सादिक संजरानी, जिसका बड़े प्यार, बड़े मान, बड़े चाव से नाम रखा गया। उसके बाद जब वो दूसरे की मोहल्ले वालों की गोद में जाके खेलने लगा तो आपको बुरा लगने लगा, आपने उसकी विकेट लेने की कोशिश की। लेकिन दर हकीकत आपको पता नहीं था कि जो पैसे पे बिकता है वो एक बार नहीं बिकता, वो फिर बार बार खरीदा और बेचा जाता है, और यही कुछ आपके लोगों के साथ हुआ। पहले बिलावल साहब ने डींग मार दी कि मैं बच्चे खा जाऊंगा, फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा, लेकिन दर हकीकत आपको पता चला कि इन 14 खिलाड़ियों में से मैं किसे पवेलियन में वापस भेजूं, तो फिर आपको अपनी कमज़ोरियों का पता चला और आपने कहा जान दे गड्डी। मैं तो लंबा टाइम नहीं लेना चाह रहा हूँ कि आपने पहले भी टाइम मुझे कब दिया है। एक्चुअली क्या है कि जो बसरा साहब जो बात बोल रहा है कि कामयाब तरीन अमेरिका का दौरा, मुझे बसरा साहब ये बताएं कि ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप जीत के आया है। ऐसा नहीं बोलो बसरा साहब, कभी कभी इंसान सच भी बोले। आप मुझे ये बताओ कि मोदी के इलेक्शन से पहले मोदी आपकी कॉल अटेंड करने के लिए तैयार नहीं था। आप कश्मीर के लिए आपको बड़ा दुख दर्द हुआ था, आपको इतना भी दुख हुआ था कि अभी आपने कोई खुल्लम खुल्ला कोई ऐसी आपकी तरफ से स्टेटमेंट भी नहीं आई थी। आप मुझे ये बताओ, कश्मीर के इशू अपनी जगह पे
आप पहले अपने ताजों के साथ किस तरीके से चले हो। हमारा इंडिया के साथ मुकाबला चल रहा था, इंडिया को हम आंखें में आंख डाल रहे हैं, आंखों में आंख दिखा रहे हैं, और आप उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, मिसकाल दे रहे हो मोदी को। और अपने जो अपोजिशन वाले बैठे हुए, अपोजिशन लीडर बैठे, उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। ये आपकी क्या पॉलिसी है? आप ये धोखा नहीं दो, ये गलत बयान नहीं करो। बसरा साहब देखो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आवाम को वर्गलाओ मत। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ आपको, आपके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से, आपको ये बताऊंगे, आप एक काम हो जाओ, आपके बीच में मैंने बात नहीं बोली थी, आपके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से सिलेक्ट होकर आया है, यही रवायत आपने सेनेट में की है। आपको सेनेट में 35 के वोट के ऊपर 36वां वोट नहीं था, आपने 64 वोट वालों को हरवा के और 35 वालों को कामयाब किया है। ये क्या इसको हार्ड स्ट्रेटिंग नहीं करें तो और क्या करें? दूसरी बात, जैसे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आया है, आपने पता है क्या दुनिया में क्या मैसेज दिया अभी, और सिलेक्टेड सेनेट का चेयरमैन चुन के आए हो, ये मैसेज अच्छा नहीं है। आप क्या मैसेज दुनिया को देना चाह रहे हो? बचरा साहब कभी तो इंसान सच भी बोले। हम ये कह रहे हैं कि कम से कम आपको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गया और सिलेक्टेड अपना सेनेट का चेयरमैन तो नहीं बनाना था। अब ये कैसे सिलेक्टेड चेयरमैन, अब कैसे ये काम करेगा? और दूसरी नूरा फिर साहब ने मुझे बात बोली है, मैं देखो मैंने तो बसरा साहब मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। देखो मैं बड़ा प्यार से सुन रहा था आपकी बातें, जिस अंदाज से आप बात बोल रहे थे मैंने कुछ बीच में नहीं बोला। और दूसरी बात मैं बताऊं, आपको कराची में अली जैदी को बड़ा फिक्र हुआ है सफाई का। क्या करे, क्या बता रहे, अब आवाम को दे क्या सकते हो जो आप ये बोल रहे हैं? अब आपको कराची के अवाम का दुख हुआ है, सब सफाई का दुख हुआ है। ये 200 झाड़ू उठा के अब अली जैदी या पीटीआई क्या मैसेज देना चाहती है दुनिया में? आप अवाम की खिदमत करो, आप अवाम को रिलीफ दो। अभी 1 तारीख पे गुजरा है, आपने एटम बम फेंक दिया है अवाम के ऊपर। तेल के रेट कहाँ पहुंच गया है, दाल का रेट कहाँ पहुंच गया है, रोटी अवाम की कहाँ जाके पहुंची है, आवाम की कमर तोड़ दिए। और अभी आप कह रहे हैं हम कराची की सफाई उठाएं, सफाई का ठेका आपने उठाए। कम से कम ये तो शौकत बसरा आपके मुंह में अल्फाज ऐसे बोलने नहीं चाहिए। आपको हम कहते हैं कि कम से कम थोड़ा सच बोलने वाले हो, लेकिन आज मुझे अफसोस हुआ है आपकी बातों पे ऐसा। चौधरी जाफर इकबाल साहब, हुजूर आप मुझे सुन सकते हैं? सुन रहा हूं हुजूर वाला, कराची की सफाई की जब बात चले तो नून लीग का जिक्र खैर करना लाजिम है। जब जब कराची में एक्सट्रीमिज़म की सियासत उभरी है, चारों न चार ये क्रेडिट नून लीग को, मियां नवाज शरीफ साहब को, उनकी सियासत को देना पड़ता है कि उन्होंने झाड़ू उठाया है और उसके बाद फिर कराची में टू अ सर्टेन एक्सटेंट या फिर कंप्लीट सफाई जो है वो हुई है। हुजूर वाला, ये जो सफाई जिसका जिक्र इस वक्त हम लोग कर रहे हैं कराची में, और फिर पीटीआई जो डेंट मारने के चक्कर में है किसी के वोट बैंक में, और पता नहीं क्या कुछ ख्वाब अपनी आंखों में सजाए हुए हैं, आपको लगता है हुजूर के इस वक्त जो कराची में एक वैक्यूम है, एक जो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन की गुंजाइश है, इससे किसी भी हद तक इस्तेफादा कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? विफाक के बाद वो फिर सूबा, कोई और सूबा हथिया पाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी टीम जहां प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड है और ये सारे नाअहल हैं, और नाअहलियत की इनकी हद ये है कि कोई एक वजीर किसी अपने शोबे के अंदर कोई एक काम अली जैदी साहब का ही ले लें, जिन खुद थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। पाकिस्तान गरीब हो गया। शौकत बसरा साहब, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। शौकत बसरा साहब जरा थोड़ा सा, बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन अगर आप दरमियान में बोलेंगे तो फिर मुझे भी पीटीआई को जो लहजा पसंद है उसमें जवाब देना पड़ेगा। आप जरदारी यार दोनों पार्टियां सच तो बोलो ना यार, और 40 साल तक जिन्होंने मुल्क लूटा, आप उनके चमचे और दुपट्टा जाके गले में पहना और पीटीआई के तर्जमान बन गए। आपके अंदर इखलाकी जुर्रत है कि आप पीपल्स पार्टी की सियासत के ऊपर बात करें? आपके अंदर इखलाकी जुर्रत है कि आप पीपल्स पार्टी को करप्ट करें? आप जिनकी वकालत पंजाब में करते रहे, जिनकी सीट पे एमपीए रहे, जिनके टिकट पे इलेक्शन लड़ते रहे, डिफेंड किया है। मैं आप लोगों की चोर नहीं हूं, आप लोगों की तरह डाकू नहीं हूं, आप लोगों की दिहाड़ियां नहीं लगाई, कमीशन नहीं खाया, आप तो सब लोग और मैंने कभी उनकी चोरी को डिफेंड नहीं किया था। आपने अपना मौकफ मेरे भाई बयान किया, आप दूसरे की बात सुने। आपके अली जैदी साहब लोगों, आपके लीडर करप्शन में, लूट मार में, जेल में पड़े हुए हैं, आप सीना चढ़ा करके बात करते हो। हुजूर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, जरा इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। जी चौधरी साहब, मैं ये कह रहा था कि इनकी सारी टीम असद उमर समेत नाअहल निकली है
और कोई एक अपने किसी शोबे के अंदर काम नहीं कर रहा। फैसल वाउडा साहब से आप पूछ लें, कभी और आपके साथ हों लाइव के, उन्होंने दयामिर भाषा डैम पे साल भर में क्या काम किया है? कोई एक विजिट उनका, कोई एक पाई का खर्चा, कोई 1 इंच जमीन ये वैसे सर आपने एक बिला वजह की बहस छेड़ दी है चौधरी जाफर इकबाल साहब। इसी तरह अली जैदी साहब से आप पूछें कि पोर्ट्स एंड शिपिंग में उन्होंने कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक चीज नहीं लेके आए हों। मेरी आखिरी मर्तबा जो अली जैदी साहब से गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने ये इस हकीकत ने इंकशाफ किया था कि बाबर गौरी ने जो कुछ भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हरकतें फरमाई थी वजारत पोर्ट एंड शिपिंग में, उसका उगदा फाश करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी है और उसकी कुछ फाइलें हैं जो वो जल्द तश्तज़बाम करने वाले हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तो बल्कि फलक ने हमें वो दिन भी दिखाया है, वो भी तो बता देना जी, कि मेयर के साथ बिठा करके और वो बाकायदा कोई एक चीज वो नहीं कर सके हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस दागी जा रही है के अंदर वो वोट बना सकेंगे, क्या कर सकेंगे, ये सिर्फ सारी ड्रामेबाजी है। ये करेंगे 4 दिन उसके बाद गायब हो जाएंगे। अगर ये वाकईतन सीरियस हैं या करना चाहते हैं तो इन्होंने पंजाब के बलदियाती इदारे मुअत्तल किए हैं। पंजाब के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा था, उस सारे को रोका है। तो ये नया बलदियाती निज़ाम तो खैर से दे दें। यहाँ तो पंजाब में इनकी हुकूमत है, यहाँ तो कोई रोक टोक नहीं है इन्हें। ये वहाँ सिर्फ एक ड्रामेबाजी करने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शो में शिरकत पर मशकूर हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम में होता है नूरुल आरफीन सिद्दीकी अपनी टीम के साथ यहाँ साइन ऑफ करना चाहेगा। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।